See, now you will calculate this G. How much it will come? ये सारा कैलकुलेशन के बाद लॉग वॉग निकाल लोगे, ओके, -30 में जोड़ोगे और इसका वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस इसको किया, ठीक है, टू लॉग ऑफ 8.6, क्योंकि ये हो गया आपका, दिस इज व्हाट, 8.3 को मल्टीप्लाई किए हम 310 केल्विन के साथ, तो ये वैल्यू हो गया, और ये 8.6 जो है आपका लॉग ऑफ -8.6 हो गया लॉग ऑफ 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴, जो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद आया ये वैल्यू। एंड इस वैल्यू का लॉग जो लिए तो लॉग का वैल्यू आया -8.6, और तो इसको फिर मल्टीप्लाई किए तो -22 -3 तो द वैल्यू इज कमिंग लाइक 52.5 किलो जूल पर मोल। 0.5 को इग्नोर कर दिया, ये 52 आ रहा है। तो नाउ अंडर द सेलुलर कंडीशन the formation of ATP will require this much energy, not this much. It will require around 50 kilojoule. And when it is getting broken down, then this much energy will be released. अब आप समझ गए क्या अंतर है फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड, फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड फ्री एनर्जी चेंज अंडर लिविंग कंडीशन, फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कितना अंतर हो गया आप देख लिए। किस वजह से फर्क पड़ा, एक तो टेम्परेचर की वजह से, एंड द सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर है, यहाँ पर डिफरेंट है, सो द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर। समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस। ठीक है, अब हम फिर से वापस लौटते हैं उस पेज पर जहां से हम लोग यहां जंप किए। So now this is clear to you that, oh man, again, तो अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन में -30 और लिविंग कंडीशन में रफली अराउंड 50। अब एक और एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक एग्जांपल हम लोग पहले देखे थे जिसमें हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी ये जो कपल्ड रिएक्शन है इसका हम क्या देखे थे, मास एक्शन रेशियो। आपको याद होगा कल एग्जांपल में हम देखे थे मास एक्शन रेशियो क्या है, किस कपल्ड रिएक्शन का, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, और अंडर दिस concentration condition in E. coli, what is the mass action ratio, which was coming around 0.05. Now we will calculate the standard free energy of this reaction. इसके पहले वाले में हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस, अब ये कपल्ड रिएक्शन का हम डेल्टा जी 0 निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा दोनों का, वी हैव रिलेशनशिप डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू -RT log of, यस सर, एंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 7.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। वो उसी प्रॉब्लम में दिया हुआ था, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में ही इट वाज गिवन 7.8 multiplied by 2, the equilibrium constant. So here also it is given. Example 1.5 में 7.8 10⁻². Substituting the value of R, T and KQ into this equation, डेल्टा G is equal to कितना हो गया, हमको यही तो निकालना है डेल्टा G0 इस कपल रिएक्शन का। तो डायरेक्ट है, आप गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो आप 310 केल्विन मल्टीप्लाई कर दो एंड देन दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KQ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए इसके लॉग का। नाउ द वैल्यू इज कमिंग -17 किलो जूल पर मोल। यहां पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि दिस इज डेल्टा G स्टैंडर्ड फ्री चेंज अंडर द सेल्यूलर कंडीशन। टेम्परेचर था कितना, 310 केल्विन। आप कहोगे कि सर पिछले वाला एग्जांपल में आप बताए कैलकुलेट करके, इट वाज कमिंग अराउंड 16.7 the standard free energy change of this coupled reaction. Why this was because of why this little difference, because this is under standard condition and temperature here which was taken into the consideration is that temperature 25 degree centigrade. ओके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है और इसमें यह 37 डिग्री पर है, ठीक है। तो आप कहोगे ये कंपोनेंट आया कहां से, 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो कंपोनेंट है वो हिडन है इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। स्टैंडर्ड कंडीशन जो है डायरेक्टली रिलेटेड है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन सेल के अंदर 310 हो, तो इसीलिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है सेल के अंदर रूम टेम्परेचर से, स्टैंडर्ड कंडीशन से, इसीलिए ज्यादा एनर्जी, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी रिलीज भी होता है और लिया भी जाता है जब बन रहा हो तो। ओके यस की नो, नहीं समझ में आया तो बोलो तो हम फिर सर डेल्टा जी नॉट तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना निकालते हैं, तो 310 केल्विन क्यों लिए? हम चाहते थे ये पूछो, कोई पूछेगा तो हम कैसे आगे समझाएंगे। दिस इज डेल्टा G0 अंडर सेलुलर कंडीशन। इसमें आपका बाकी अदर कंडीशन स्टैंडर्ड है, ठीक है, pH 7 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिर्फ टेम्परेचर ही अलग है एंड ठीक है ना, टेम्परेचर ही अलग है। चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन का कहीं बात नहीं है इस फॉर्मूला में, तो कंसंट्रेशन भी अलग है लेकिन कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ा नहीं। कंसंट्रेशन घुसा हुआ है किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। वो इसी में समाहित है कंसंट्रेशन का कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये सिर्फ एब्रिविएशन है, आप समझ लो, ये हम अपनी सहूलियत के लिए एब्रिविएशन दिए। दिस डेल्टा G0 इज द स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन। दो तरह का, स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से वी हैव ऑब्टेन्ड दिस फॉर्मूला एंड पुटिंग द टेम्परेचर दैट इज इन द सिस्टम। आपका क्या है टेम्परेचर, इस फॉर्मूला में हम पुट कर दिए तो हमको ये ऑब्टेन हो गया। ये इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस, जो हम बाद में आपको दिखाए थे अभी 519 पेज पर जो एग्जाम्पल था, जिस इस फॉर्मूला की मदद से, तो भी आपको सेम वैल्यू आएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डेल्टा जी क्या हो गया, एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड कितना एनर्जी चेंज हुआ, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना एनर्जी चेंज हुआ, प्लस ये कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, तो डेल्टा जी यहाँ पर 16.7 था और यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है 17। तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो दैट इज -16.7 प्लस करोगे वहां RT log ऑफ, फिर आपको कंसंट्रेशन जानने की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला के अनुसार। ये कंसंट्रेशन आपको पता होना पड़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि दिया हुआ नहीं, हाँ दिया हुआ है सेल कंडीशन में कितना रहता है कंसंट्रेशन, उस कंसंट्रेशन को आप पुट करोगे तो देन यू विल ऑब्टेन 16.7 प्लस क्या आ जाएगा 16.7 आ जाएगा डेल्टा जी जीरो और फिर प्लस है, लेकिन ब्रैकेट में उसको आप कैलकुलेट करोगे छोटा अमाउंट रहेगा -0.3 और उस दोनों का योग 16.7 -16.7 -0.3 दोनों को जोड़ के फिर -17 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट करके घर पर कोशिश करके देखो कि आता है कि नहीं। इस जीरो का भी भूल जाइए, आप इसको मानिए सिर्फ डेल्टा जी, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस RT लॉग ऑफ, लेकिन लॉग हम सिखाएंगे तब ना, लॉग आता है सब लोगों को बनाना लॉग टेबल से, साक्षी? यस सर, लेकिन भूल गए हैं, देखना पड़ेगा। यस सर, थोड़ा थोड़ा भूल गए। भूल गए, ओके, हम नहीं, हम लॉग सिखाएंगे आपको, तब फिर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। इसको याद दिलाना, ये नोट हमको याद दिलाना, इस कैलकुलेशन को लॉग टेबल के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लॉग टेबल हम डाउनलोड करके रखेंगे। ओके सर। बस आप ये समझ लीजिए कि ये भी आप जीरो को यहाँ भूल जाइए, सिर्फ समझिए डेल्टा जी है इसको समझने के लिए, ठीक है साक्षी, समझ रहे हो मेरे बात को? डेल्टा Yes, जी sir. है इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस लॉग ऑफ RT, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा जी जीरो प्लस RT लॉग ऑफ मास एक्शन रेशियो एट द इनिशियल लेवल, सेम चीज आएगा, सेम आंसर आएगा। तो उसी को हम सिंपल कर दिए, इसमें डायरेक्ट पुट कर दिए, देन ऑल्सो इट इज कमिंग द सेम आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. एंजाइम्स प्रमोट सीक्वेंसेज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जानते हो आप लोग एंजाइम्स जो है बहुत केमिकल रिएक्शन पाथवेज है, एक का प्रोडक्ट Yes, दूसरे का sir. रिएक्टेंट है, ठीक है, फिर उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। सो एंजाइम्स जो है केमिकल रिएक्शन को सीरीज को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे थर्मोडायनेमिक नेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, we were not focusing on the kinetics, how fast the chemical reaction is happening. So now here the role of enzyme comes. Enzymes जो है इस कन्वर्जन को मिलियन टाइम्स जो रेट को फास्ट कर देता है। क्यों फास्ट करने की जरूरत पड़ती है? इसलिए क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, समझिए बायोलॉजिकल सिस्टम में ना, बोलिए माइक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है या माइक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है। बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है दैट इज थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन द मोनोमेरिक सब यूनिट्स। क्यों मोनोमेरिक सब यूनिट से कोई आप खुद ही इमेजिन करो, छोटा छोटा किसी टुकड़ा से आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे, एंड तो दैट बड़ा स्ट्रक्चर विल बी प्रोन टू डिसइंटीग्रेशन easily. Monomeric units cannot be broken down further very easily, but polymers can be broken down into the monomeric units. So that is, you can say that macromolecules are, yet they are kinetically less thermodynamic stable. Macromolecules, biological macromolecules are less thermodynamically stable than किससे? मोनोमेरिक सब यूनिट से, बट दे आर काइनेटिकली स्टेबल। ठीक है, काइनेटिकली स्टेबल का कहने का मतलब जब रिएक्शन चल रहा है, when they are involved in the process, during that time it is stable. Okay, if the macromolecule is not part of the reaction and it is lying idle,
then the disintegration or the breakdown of that macromolecule will start. कहने का मतलब हुआ their uncatalyzed breakdown. पॉलीमेरिक सब पॉलीमर्स का ब्रेकडाउन एक तो स्वतः होगा खुद ब खुद, या नहीं तो उसका कैटालिटिक ब्रेकडाउन हो, जैसे प्रोटीन का प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो गया, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिएजेज है. योर हैंड कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ न्यूक्लिएजेज. एक पर नाक पे ऐसे उंगली फेरो, बहुत सारा आरएनएजेज डीएनएजेज आपके पाम सरफेस पर है. इसीलिए जो डीएनए आरएनए का एक्सपेरिमेंट करता है या डीएनए सैंपल ऑब्टेन किया फोरेंसिक साइंस वाला फिंगरप्रिंट, वो सब बहुत प्रिकॉशन लेता है क्योंकि उसका खुद का डीएनए कंटामिनेट नहीं है. आपका डीएनए बोल रहे हैं, न्यूक्लिएजेज विच इज प्रेजेंट इन योर म्यूकस, सलाइवा, पसीना, स्वेट, ये सब निकलते रहता है. दैट विल ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड्स. सो न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीएजेज, ये सब सॉरी दे कैन ब्रेक डाउन, बट वो ब्रेक डाउन जो है एंजाइमेटिकली है, that is catalyzed. And uncatalyzed क्यों कह रहा kinetically stable, क्योंकि uncatalyzed breakdown of these molecules are so slow over years rather than seconds, अपने आप breakdown, then on a time scale that matters for the organism. बहुत लंबे स्केल पर भी ये धीरे धीरे हो रहा है तो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई मतलब नहीं है इसका. बाद में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा धीरे धीरे, एंट्रोपी बढ़ेगा. अनकेटलाइज अगर एंजाइम एब्सेंट भी है तो भी, कहने का मतलब अगर एंजाइम एब्सेंट है तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब को ब्रेक डाउन होने में इनटू देयर मोनोमेरिक सब यूनिट्स इट विल टेक लॉन्गर टाइम, एंड दैट लॉन्गर टाइम इज much longer time, so it doesn't matter for an organism. So these molecules you can say in the term of your lifetime, okay, not the universe ka time or earth ka time, your lifetime, you can say these are molecules are somewhat stable. एक बार डीएनए मॉलिक्यूल बन गया क्रोमोसोम, अनलेस ना अदरवाइज कोई केमिकल म्यूटेजेंस कोई दूसरा मैकेनिज्म से डीएनए जब ब्रेक ना हो तब तक वो दैट इज स्टेबल. आफ्टर डेथ ओनली द न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट, और एपोप्टोसिस हो तब, नेक्रोसिस हो तब, otherwise that will be stable. So virtually every chemical reaction in a cell occurs at a significant rate only because of the presence of enzymes, that is biocatalysts, that like all other catalysts greatly enhance the rate of specific chemical reactions without being consumed in the process. तो एंजाइम, सवाल उठता है एंजाइम कैसे किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है, कैसे किसी रिएक्शन का रेट को काफी बढ़ा देता है, मिलियन बिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देता है रिएक्शन रेट को. ऑल्दो रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, लेकिन फिर भी हो नहीं रहा है अपने आप जब तक एंजाइम नहीं प्रेजेंट है. एनीबॉडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन? कैन एनीबॉडी? एनी आइडिया? हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क. Yes, sir. Yes. यस सर. अच्छा आया, मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क फिर गया. यस यस सर आ रही है. अच्छा, मैं ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एंजाइम जो है कैसे इस काम को कर लेता है, किसी रिएक्शन के रेट को कैसे मिलियन टाइम्स बिलियन टाइम्स फास्ट कर देता है. सोचो ये एंजाइम का ही कमाल है ना सारा. एंजाइम आया तभी लाइफ भी आया. एंजाइम प्रोटीनेशियस एंजाइम बाद में आए, पहले क्या थे? राइबो एंजाइम्स था नेचर. पहले राइबो एंजाइम अपीयर हुआ, यानी आरएनए एज ए एंजाइम, देन प्रोटीन एज ए एंजाइम, और आरएनए एज ए एंजाइम वी हैव स्टिल केप्ट. हमारे अंदर अभी भी आरएनए एज ए एंजाइम है. कोई बता सकता है कौन सा एंजाइम है आरएनए? व्हिच आरएनए इज द एंजाइम? RNA. Yes, ribosomal RNA is the ribozymes which are involved in the peptidyl bond formation during protein translation. तो देखिए एंजाइम क्या करता है, चूंकि रिएक्टेंट A is getting converted into, ध्यान से समझिए, रिएक्टेंट A is getting converted into the product B.
So this conversion is not a direct downward in the terms of the energy state. In fact, there is a transition state between the conversion of A into B, and that transition state is having higher energy, higher internal energy they have, because transition state में higher, अब आप कहोगे ये हायर एनर्जी कहाँ से, ये भी कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। बेसिक फॉर्मूला है, रूल है, क्या रूल है? अब आप बताइए हमको, पहले सब तक आवाज आ रही है? Yes, sir. आप Yes, ये बताइए कि बॉन्ड फॉर्मेशन होने में एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी कंज्यूम होता है? कंज्यूम होता है। कंज्यूम होगा, बॉन्ड और बॉन्ड ब्रेक होने में रिलीज होगा। Release होगा। बॉन्ड ब्रेक होने में रिलीज होगा। अच्छा, जब आप कहते हैं बॉन्ड ब्रेक होने में रिलीज होगा, सपोज कि साक्षी और सलमा की दोस्ती है काफी अच्छी, आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है, अब हम उस दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे तो टूटेगा अपने आप दोस्ती? नो सर। बाहर से एक्सटर्नल इनपुट चुगली करना पड़ेगा, बाहर से वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप दोनों के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिए, कंफ्यूज मत करिए कि बॉन्ड के ब्रेक होने में एनर्जी जो है लगता है। अभी आप उल्टा बोले, बोला कि नहीं उल्टा तुम लोग? यस सर। तो अब आप सोचिए कि बॉन्ड को हमको ब्रेक, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बॉन्ड है, अगर ये नहीं होगा तो फिर यूनिवर्स में कोई प्रोसेस, ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? फिर अगर बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाए, आप कह रहे हो कि बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज होता है, तब तो सारे बॉन्ड टूट जाने चाहिए, एनर्जी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एक मैटर का स्टेट जो है, मैटर ऑलवेज टेंड्स टू कम डाउन टू ए स्टेट वेयर स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। हर मैटर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा, एंट्रोपी है, सम एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा। तो अब सारे बॉन्ड, अब CO2 के बीच में बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, तो CO2 को अपने आप टूट टूट के कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाना चाहिए एटमॉस्फेयर में, अगर बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होता है तो। सोच के देखो, समझ में आ रहा है? यस सर, यानी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी लगेगा। बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अब आप दोनों के, सलमा और साक्षी के बीच में हम फिर से दोस्ती करा दिए, तो क्या होगा? आप दोस्ती क्यों किए? यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज है, लेकिन अगर हम केमिकल स्पीसीज का हम कंसीडर किए, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना? कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बना कि दोनों एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिए, अपना दोनों अपने वैलेंसी को फुलफिल कर लिए। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 आवश्यकता इसको भी थी, 2 आवश्यकता उसको भी थी, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन से दोनों स्पीसीज जो है अपना अपना वैलेंसी फिल कर दिया, शेयर कर लिया। ठीक है, तो मतलब का दोस्ती है, बंधन जो है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मतलब का है, हमारा भी काम तुम्हारा भी काम, दोनों का काम फुलफिल हो रहा है। तो यहां पर जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दिस बॉन्ड, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, जो एनर्जी स्टेट है, जो कि दोनों का वैलेंसी फुलफिल हो गया, तो एनर्जी स्टेट इज लोअर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो क्या होगा? एनर्जी स्टेट लो है, तो देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इनिशियली बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, और फिर बॉन्ड जब फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म किसी फायदे के लिए हो रहा है, उसका अपना मतलब बन रहा है, फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो उसमें फुलफिल है, हैप्पी है, वो एनर्जी रिलीज हुआ। Is this concept clear to you? यस सर। Now here comes the catch. Suppose if you are
a chemical reaction is happening, so the reactants में परिवर्तन हो रहा है. reactants में क्या परिवर्तन हो रहा है? bonds are now getting broken first. पहले बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा. ओके, तो पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक जब बॉन्ड को कर रहे हैं और बॉन्ड के फॉर्म होने के, बॉन्ड ब्रेक हुआ और बॉन्ड फॉर्म हुआ, उस दोनों के बीच की जो अवस्था है दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट. तो ट्रांजिशन स्टेट कब आया? बॉन्ड ब्रेक होने के दौरान. तो दौरान जब बॉन्ड ब्रेक होने के दौरान आया तो उसका एनर्जी स्टेट विल बी हायर और लोअर. नाउ यू कैन इजीली टेल. एनर्जी स्टेट हायर नो. बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी लग रहा है, तो अब बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, ट्रांजिशन स्टेट अचीव हुआ, तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल इज हायर देन ओरिजिनल रिएक्टेंट और नॉट? Yes, sir. Energy level higher होगा. Okay, 1 second. Hello, class ले रहे. ठीक है, ये समझ में आया आपको या नहीं आया? तब तक नहीं समझ में आएगा एंजाइम काइनेटिक्स जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा. समझ में आया? सर एक बार और समझा दीजिए. ठीक है, देखिए, चूंकि अब रिएक्शन होना प्रारंभ हुआ है तो बॉन्ड टूटना भी प्रारंभ होगा. बॉन्ड टूटने में एनर्जी लगेगा. तो पहले किसी भी कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन, एंडरगोनिक, एक्सर्गोनिक, कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसमें पहला इवेंट क्या हो? बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड देन न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म. सो पहले क्या होगा? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उस रिएक्शन को होने के लिए कि नहीं, बॉन्ड को ब्रेक होने में? यस सर. Yes, sir. तो एनर्जी की आवश्यकता पड़ी बॉन्ड को ब्रेक होने में. तो बॉन्ड के ब्रेक होने की जब शुरुआत हुई तो देयर इज ए ट्रांजिशन स्टेट. सो दैट ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर क्या हुआ? बॉन्ड्स आर ब्रोकन बट न्यू बॉन्ड्स आर नॉट फॉर्म्ड येट, or you can say bonds are still breaking and the new bonds are not formed yet because this compound is not this compound. ओके, अब आगे से फिर बॉन्ड जब फॉर्म होगा, नया बॉन्ड, अब बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी रिलीज होना शुरू किया, तो डेल्टा जी जो है निगेटिव होते चला गया. अब यहां पर ये आपको समझ में आया कि एक्टिवेशन बैरियर क्यों है? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल जो है दैट इज हायर देन द रिएक्टेंट. अगर रिएक्टेंट से कम होता तो सड़ाक से लुघड़ के नीचे चलाया जाएगा, कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा यहाँ. जैसे रिएक्टेंट ए विल बी स्पॉन्टेनियसली एंड इमीडिएटली विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट अगर ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता तो. तब यहां पर आ जाता है एंजाइम. एंजाइम क्या कर रहा है? एंजाइम का आपको थोड़ा बहुत पता होगा प्रॉपर्टी कि एंजाइम में होता है सब एक्टिव साइट. यू नो दैट? Yes, sir. Yes, sir. एंजाइम अभी हम फॉर एग्जांपल जो अभी पढ़ रहे हैं हेक्सोकाइनेज, बार बार देख रहे हैं. हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट क्या है बताइए? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा सर. ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करते हैं. करता है. हम वो करता है बढ़ता है छोड़िए, अभी आप बायोकेमिस्ट हैं, हम पूछ रहे हैं हेक्सोकाइनेज का सबस्ट्रेट क्या है? डी ग्लूकोज. चलिए ठीक है, डी ग्लूकोज. क्या खाली डी ग्लूकोज ही है? एटीपी नहीं है? एटीपी नहीं है? यस सर. एटीपी Yes, sir. एटीपी भी है ना. हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है ये दोनों रिएक्टेंट. अब देखिए, अगर एंजाइम नहीं है तो ग्लूकोज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दीज टू आर द रिएक्टेंट्स. या कहें कपल्ड रिएक्शन है तो ये कपल्ड रिएक्शन का फाइनल फॉर्म हो गया. अगर कपल्ड रिएक्शन को एक साथ पूरा में आप लिखिए, एक्चुअली हो तो वही रहा है. ग्लूकोज प्लस एटीपी is giving rise to glucose 6 phosphate plus ADP. So substrate of the hexokinase, these two are reactants, glucose and ATP.
these two are reactants, but for the enzyme, these two are substrates. Glucose या डी ग्लूकोज कहिए, अच्छा बात है, डी ग्लूकोज and ATP both are substrates. तो जब ये दोनों सबस्ट्रेट हैं तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम पर एक्टिव साइट कितना होगा ये बताओ। जब दो सबस्ट्रेट है तो एक्टिव साइट में ये दोनों सबस्ट्रेट फिट होते होंगे कि नहीं होते होंगे? एंजाइम क्या करता है, अपने एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को घुसा लेता है अंदर में। यस सर। और सबस्ट्रेट को अंदर ले करके दोनों सबस्ट्रेट यानी दोनों रिएक्टेंट्स को एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले आया। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि सेलुलर एनवायरनमेंट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मिलीमोलर माइक्रोमोलर कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट जो है, अगर जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को टकराना चाहिए एटीपी के साथ, तब ना रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब ग्लूकोज टकरा गया एडीपी के साथ तो थोड़े ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज का टकराना जो है एटीपी के साथ ही चाहिए। तो इन द रिपर्टोयर ऑफ द सेलुलर एनवायरनमेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ग्लूकोज जो है एटीपी के साथ टकराए, इसकी संभावना कितनी है? अब प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, एटीपी का कंसंट्रेशन कितना है प्लस अदर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कितना है और किस रेट से वो दोनों फ्रीक्वेंटली collision हो रहा है। Then you will be able to calculate the probability of ATP molecule getting collided with your glucose. This is the real situation inside the cell. क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उसका भी कोलिजन हो रहा है। तो एंजाइम जो है इसी काम को बहुत खूबसूरती से कर दिया। उसके सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में, चूंकि स्टीरियो आइसोमर्स भी हम बताए, स्टीरियो आइसोमेरिकली वो एक्टिव साइट जो है डिजाइंड है, उसके अंदर खांचा बना हुआ है। दोनों तरह के सबस्ट्रेट आए, एक्टिव साइट में फिट हो गए। नाउ बोथ द सबस्ट्रेट हैव कम इनटू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। नाउ यू कैन इग्नोर द अदर मॉलिक्यूल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेल, उसका भी कोलिजन हो रहा है। नाउ वो सब चले गए भाड़ में। सिर्फ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स जो है दे आर गेटिंग क्लोजर, दे आर बिकमिंग क्लोजर। ठीक है, एक तो वो प्रोबेबिलिटी कंपोनेंट को सेल एंजाइम के द्वारा हटा दिया, प्लस ये एक्टिवेशन बैरियर को कम कर देता है। अब ये एक्टिवेशन बैरियर कैसे कम करता है एंजाइम? जब एक्टिव साइट में आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तब क्या होता है, कैसे बाइंड करता है? बाइंड करने के पीछे भी देयर आर मेनी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, समटाइम मेनी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस व्हिच आर हैपनिंग एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा एक्टिव साइट पर, सो दिस विल गिव यू ए स्टेबल, स्लाइटली स्टेबल स्ट्रक्चर। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस इज फेवरेबल, वो होना, वो सेल जो है अपने आप टेंड करे। अब डीएनए के बीच में बहुत, दोनों स्ट्रैंड के बीच में बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो यू विल रिक्वायर एनर्जी टू सेपरेट बोथ द स्ट्रैंड्स। So similarly, although these non-covalent interactions are only few in number, very few in number, but because of these interactions, this interaction between the substrate and enzyme, this gives a stable structure or a favorable condition over there. And because of this interaction, means interaction of substrate plus enzyme release the energy. Because नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन हुआ तो यहां पर भी एक तरह से बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली इसको बॉन्ड नहीं बोलते, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड। तो छोटा सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, वीक इंटरेक्शन है। ठीक है, जैसे डीएनए के स्ट्रैंड को अगर नजदीक में लाए तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए आपको एनर्जी ऊपर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली एनर्जी इज नाउ रिलीज इन ए स्मॉल क्वांटिटी एंड दैट एनर्जी लोअर्स द एक्टिवेशन बैरियर। कैन यू सी दिस फिगर? This blue line is uncatalyzed reaction and the red line is a catalyzed reaction. Now reactant A requires delta G of the uncatalyzed blue line ka this much an amount of energy to get activated.
यहाँ पर चढ़ने के लिए, यहाँ पर चढ़ गया, अब एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन फॉर व्हाट? एक्टिवेशन फॉर कन्वर्जन इनटू द प्रोडक्ट बी। अगर अनकेटलाइज है, then this much amount of energy is required. And now if this is catalyzed in the presence of enzyme, because of the activation barrier is now lowered down, because the interaction between enzyme and substrate is favorable and stable, so it releases some energy. So because of that energy, it lowers down. So now little amount of energy is required for this to get activated. So this is how enzyme is lowering down the activation barrier. दो तरीका से लोअर डाउन कर रहा है। एक तो सबस्ट्रेट को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले आया ताकि उस सबस्ट्रेट का अदर बिना मतलब का जो सबस्ट्रेट था उससे उसका जो टकराव हुआ वो कम हो गया, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, एंजाइम नजदीक में ले आया, नंबर 1। और दूसरा सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो interaction हुआ, and because of that interaction activation barrier is lowered down now. आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, कहाँ पर थे? यही एंजाइम पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है ना। एंजाइम में घुसे थे। बस ये लास्ट टॉपिक है आपका फिजिक्स का। अगर ये इतना हम पढ़ लें, नहीं लास्ट नहीं है, थोड़ा सा और बाकी है, तो देन वी विल स्टार्ट जेनेटिक फाउंडेशन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेरे को काम आया है, एक सेकंड। 5 फ्रॉम रिएक्टेंस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. और नेटवर्क आ रहा है, और थोड़ा सा मेरे को एक जगह काम भी है। नेक्स्ट क्लास कल लेंगे, ठीक है, सुबह। My JRF group is not activated, sir. हाँ, मैं ऐड कर दूंगा। प्रियंका कुमारी, Okay, sir. नाम आप नहीं बता रहे थे अपना, क्योंकि जब कोई नाम पूछा जाता है तो आपको स्टूडेंट हो, हम कोई ये तो रही है, आपको बताना जरूरी है। मेरा जानने का हक है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम जानने का मुझे हक है, ये मेरा हक नहीं। Sir, I could not understand you or me, sir. So हाँ, I. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाइए, इसीलिए ना इंटरेक्शन होता है टीचर। अब हम सो जाएं, अगर इंटरेक्शन ना करें